शहीद माता दी ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की। भारत माता की। ये मेरठ की धरती वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। मैं उन दो खंबे पर खड़े वीर पुरुषों से प्रार्थना करता हूं, जरा नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। कोई हादसा होगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आप नीचे आ जाइए। आपको चौधरी चरण सिंह जी के शपथ हैं, नीचे आइए। मेरठ के लोग बहुत समझदार हैं। शाबाश। हाँ, आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश। हाँ, बहुत समझदार हो। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, श्रीमान कलराज मिश्रा जी, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्री विनय कटियार जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमान हुकम सिंह जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसद महोदय, विधायक महोदय और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, हम जब हेलीकॉप्टर में आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे केसरिया समंदर लहरा रहा हो। और सिर्फ ये मैदान छोटा पड़ गया ऐसा नहीं, मीलों तक रास्ते भर जैसे पूरा मेला चल रहा है, ऐसे लोग चल रहे थे। अभी पहुंचे नहीं होंगे शायद। गोरखपुर की सभा के बाद मुझे पता चला था कि जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे, रात को 9 बजे पहुंचे थे और बहुत नाराज हो गए थे। मैं आज
रास्ते पर जो भीड़ देखी थी उसे अनुमान करता हूं, आज भी बहुत लोग शायद समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो नहीं पहुंच पाएंगे उनसे मैं सबसे पहले क्षमा याचना कर रहा हूं, ताकि उनको नाराजगी का कोई अवसर न मिले। भाइयों बहनों, ये मेरठ की धरती 1857 के स्वातंत्र संग्राम की प्रेरणा स्थली है और इतिहास इस बात का गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम में कमल और रोटी का संदेश दिया गया था। अब दोस्त आगे नहीं आ सकते, वहीं रुको भैया, वहीं रुको। आपका प्यार, आपका उत्साह, मैं आपका आभारी हूं। अपने आप को संभालो भैया। (1857) का स्वातंत्र संग्राम कमल और रोटी। भाइयों बहनों, 1857 के स्वातंत्र संग्राम को 150 साल से भी ज्यादा समय हो गया और 2014 में फिर एक बार गरीब के घर में रोटी के लिए कमल को लेकर के हमें आना है। फिर एक बार कमल और रोटी का नारा लेकर के चलना है। गरीब की थाली में रोटी, और इसीलिए कमल की जरूरत है भाइयों बहनों। तो 1857 के स्वातंत्र संग्राम से हम प्रेरणा लेते हैं। भाइयों बहनों, कुछ वर्ष पूर्व 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 साल मनाए गए। हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन भारत सरकार ने इसको जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका जितना गौरव गान करना चाहिए, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को 1857 के स्वातंत्र संग्राम से परिचित करवाना चाहिए, इसके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उन्होंने मेरठ में आकर के एक छोटा सा कार्यक्रम किया। देश को पता तक नहीं चला कि 1857 का स्वातंत्र संग्राम में देश को आजादी दिलाने के लिए कितने वीर पुरुषों ने बलिदान दिए थे। हिंदुस्तान के कोने कोने में, मेरठ जैसे अनेक नगरों में इतनी त्याग और बलिदान की गाथाएं भरी पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस अवसर को भुला दिया। यूपीए सरकार ने उस अवसर को भुला दिया। और भुला क्यों दिया पता है भाइयों? क्यों भुला दिया मालूम है? उन्होंने इसलिए भुला दिया, अगर देश की जनता 1857 के त्याग और बलिदान की गाथा सुनेगी तो कांग्रेस की गाथाएं जो सुनाई जा रही है उस पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने पिछले 100 साल से देश में एक ऐसा झूठ फैलाया है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही
आजादी के आंदोलन में बलिदान देती थी, वे औरों के बलिदान को न स्वीकार करना चाहते हैं, न सम्मान देना चाहते हैं। और इसीलिए 1857 के स्वातंत्र संग्राम के 150 वर्ष, देश के किसी भी जानकारी कोने में जाके पूछो, कुछ हुआ था, लोगों को मालूम नहीं है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, मुझे जवाब देंगे? जरा पूरी ताकत से बोलिए, जवाब देंगे? क्या ये शहीदों का अपमान नहीं है? क्या स्वतंत्र संग्राम का अपमान नहीं है? भाइयों बहनों, इस इलाके से मेरा बहुत सीधा नाता है, और सीधा नाता इस बात का है कि गुजरात के ही एक सपूत स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इस भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया था। इस इलाके का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए श्रद्धा न हो। और भाइयों बहनों, मैंने देखा है इतने वर्षों के बाद भी संस्कार के लिए, आदर्शों के लिए, सुचिता के लिए यहां के हमारे गरीब से गरीब परिवार के लोग हो, किसान हो, गांव के लोग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, वे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन की रचना करते हैं। और इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जहां हुआ था, उस गुजरात की भूमि से आकर के मुझे उस महापुरुष को स्मरण करते हुए एक रोमांच होता है, गर्व की अनुभूति होती है। मित्रों, नौजवानों, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप पुलिस के मित्रों को सहयोग करो। प्लीज मित्रों, प्लीज, आप प्लीज, आपका प्यार मेरे सर से आंखों पर सलाम। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मेरठ में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है, हिंदुस्तान में तेज गति से बढ़ने वाले शहरों में आज मेरठ का नाम है। लेकिन भाइयों बहनों, आबादी तो बढ़ रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसके भरोसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि चलती है, उसके प्रति भी इतनी उदासीनता बरती जा रही है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हाल होगा तो उत्तर प्रदेश के और इलाकों की बर्बादी कैसी करके रखी होगी,
इसका आप अंदाज कर सकते हो भाइयों बहनों। मैं मेरठ के लोगों से पूछता हूं भाइयों, आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? मां बीमार हो, पंखा चलाना हो, बिजली आती है? बेटे को एग्जाम हो, रात को पढ़ना हो, बिजली आती है? आप मुझे बताइए भैया, अगर आपको ये बिजली भी नहीं दे पाते हैं, इतने सालों के बाद ये कुछ दे पाएंगे क्या? मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये समाचार नहीं है, बिजली आती है तो समाचार बन जाते हैं। बस में, ट्रेन में लोग चर्चा करते हैं कि भाई तुम्हारे यहां आई थी, तो दूसरा कहता नहीं यार, पिछले हफ्ते तो बिल्कुल नहीं आई। तो दूसरा कहता है यार हमारे यहां मंगल को 2 घंटे के लिए आई थी। तो फिर कोई कहता है यार हमारे यहां कभी कभी शाम को 1 आध बार आ जाती है, लेकिन कहीं दिखती नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली जाना ये खबर नहीं है, बिजली आना ये खबर बन जाती है। मित्रों, ये हाल इन्होंने करके रखा हुआ। जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है? मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है, उनके गले नहीं उतरता है, क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, यह देश बदला जा सकता है, यह देश में विकास हो सकता है, ये देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से होता है। भाइयों बहनों, मेरठ ने 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया। इसके कारण अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था, और अंग्रेजों को इतना गुस्सा रहा, अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में रहे वे मेरठ को दुश्मन की नजर से ही देखते रहे। सारे देश में रेलवे का विकास हुआ, लेकिन मेरठ के इलाकों को जैसी चाहिए वैसी सुविधाएं अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो गुस्सा था। लेकिन भाइयों बहनों, अंग्रेजों को तो मेरठ के लिए गुस्सा हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान की सरकार को वो कौन सा गुस्सा है कि मेरठ को अच्छे रास्ते न मिले, मेरठ को अच्छी रेलवे न मिले, मेरठ को एयरपोर्ट न मिले। ऐसा तो क्या गुनाह है मेरठ का कि उसको ये सुविधा न मिले। और केंद्र में मंत्री भी आप ही के इलाके के होने के बावजूद भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं हो सकता है? अटल जी ने सपना देखा था, 99 में योजना बनी थी एक्सप्रेस हाईवे की, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद और ये सपा बसपा के झगड़ों के कारण
आज मेरठ को विकास की ओर लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जिसके पास विकास का दर्शन न हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो, उनसे भला क्या होगा। भाइयों बहनों, आज जब उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसानों की हाल देखते हैं तो भाइयों बहनों बहुत ही चिंता होती है। क्या हाल करके रखा है गन्ने के किसानों का। 60 लाख से ज्यादा गन्ने के किसान पेट भर खाना खाने तक की कमाई नहीं कर पा रहे हैं। चीनी मिलें पैसे नहीं दे रही हैं। चीनी मिलों में न गन्ने पहुंच रहे हैं, न चीनी मिलें काम कर रही है। किसानों के ये हाल देख करके लगता है काश काश आज चौधरी चरण सिंह जी होते, महेंद्र टिकैत होते, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक को दम ला देते और गन्ना पैदा करने वाले किसानों की भलाई के लिए कुछ करके दिखाते। इस देश का सौभाग्य था कि भारत को एक किसान पुत्र प्रधानमंत्री मिले थे। चौधरी चरण सिंह जी मिले थे। किसानों की भलाई के लिए उनका एक दर्शन था। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग आज किसानों की हालत के प्रति इनको रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, गुजरात में हमारे यहां जो चीनी के कारखाने हैं, जैसे ही विजयादशमी आती है, गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, उसी दिन हमारे यहां चीनी के कारखाने चालू हो जाते हैं, गन्ने पहुंच जाते हैं, चीनी पैदा करने का काम शुरू हो जाता है और किसानों को पैसे मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो गन्ने की खेती करने वाले किसान किस खेत में से गन्ना किस चीनी के कारखाने में जाएगा, वो फसल बोने से पहले तय हो जाता है, ताकि कोई ये ले न ले, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, इसका प्रबंध करते हैं। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान को उसकी गन्ने की खेती में ज्यादा पैदावार बढ़े, उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार का इंटरवेंशन क्यों नहीं है। गुजरात में 10 साल पहले किसान जो फसल पैदा करता था गन्ने में, उसमें टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रिप इरिगेशन, नई नई टेक्नोलॉजी किसान को मुहैया कराई और आज उसी 1 एकड़ भूमि में पहले वो जितना गन्ना पैदा करता था उससे कहीं पर 1.5 गुना, कहीं पर 2 गुना और कहीं पर 2.5 गुना गन्ना पैदा करने लगा है। इतना ही नहीं, पहले वो जितनी चीनी निकालता था उसका गन्ना आज उससे 1.5 गुना चीनी निकालता है और उसके कारण चीनी के कारखाने उस किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं। और भाइयों बहनों, गुजरात ने सहकारी आंदोलन को बल दिया है और उसके कारण हमारे यहां चीनी के कारखानों के मालिक किसान है, कोऑपरेटिव बेस पर चल रहा है। क्या भाइयों बहनों, मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, गन्ना की खेती करने वाले किसान, क्या उनकी भलाई के लिए हम नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक विश्वास लेकर के आए हैं, हम एक आश्वासन देने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, हम वो कहते हैं जो करके दिखाया है और पूरे देश के किसानों की भलाई करने का रास्ता खोल सकते हैं, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है? किसी ने कल्पना की है भाइयों? ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के नाम बदल गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाज विरोधी पार्टी है, समाज विरोधी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये सपा, ये समाज विरोधी पार्टी है। किस प्रकार की गुंडागिर्दी, किस प्रकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मैं इस मेरठ इलाके के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं। सच्चे दिल से जवाब देना, क्या आपको भरोसा है कि सपा के राज में आपकी बहन बेटी सलामत है? आपकी बहन बेटी सलामत है? क्या आपकी बेटी बाहर जाकर के आएगी और वो विश्वास से कह सकती है कि पिताजी आज मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? कह सकती है? मां बेटियां घर से बाहर निकलने से डर रही है। मुलायम सिंह जी, भाई अखिलेश जी, राजनीति अपनी जगह पर है, करते रहना, लेकिन कम से कम मेरे उत्तर प्रदेश की मां बेटियों को सम्मान से जीने का अवसर तो दीजिए। अरे मोदी का मुकाबला करना है तो रैलियां करके मुकाबला मत कीजिए, यहां की कानून व्यवस्था ठीक करके मुकाबला कीजिए। यहां के किसानों का भला करके मुकाबला कीजिए, यहां के गांवों को बिजली दे करके मुकाबला कीजिए मेरे साथ। आइए, मुझे खुशी होगी, विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको करना नहीं है। भाइयों बहनों, एक दशक पहले यहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, देश की गुनाखोरी में उत्तर प्रदेश का 13% था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आज देश की गुनाखोरी में 45% आज उत्तर प्रदेश का नाम पर लिखा जा रहा है। यहां का इंसान कैसे जीता होगा, इसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूं। भाइयों बहनों, आर्म्स एक्ट हो, टेररिस्ट एक्ट हो, इस प्रकार जो गंभीर गुनाह है, उसमें करीब करीब 240% इजाफा हुआ है। 240%। अगर इसी प्रकार से गुंडागिर्दी बढ़ती जाएगी, उनको राजकीय सम्मान मिलेगा, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामान्य मानव की जिंदगी क्या होगी? भाइयों बहनों, आपके मेरठ के एक वीर रस के कवि हैं, श्रीमान हरिओम पवार। ये हरिओम जी हमारे गुजरात जब आते थे तो अक्सर अपनी कविता करने से पहले कहते थे कि अहमदाबाद और मेरठ में बहुत नाता है, अहमदाबाद और मेरठ का स्वभाव एक जैसा है। और फिर बताते थे, हमारा मेरठ भी अहमदाबाद की तरह दंगे करने में माहिर है, ऐसा वो बताते थे। मेरठ में हर हफ्ता कहीं न कहीं दंगा होता रहता है। ये भाइयों बहनों सच है। आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे, छुरी चाकू चलती रहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति, एकता और भाईचारे से जीना है, सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है। और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। भाइयों बहनों, क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है।
ये हिंसा से मुक्ति पानी है, ये हत्या खून बंद होने हैं। भारतीय भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना में विश्वास करती है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही चिंता हो रही है भाइयों। ये नई सरकार आने के बाद पिछले 1 वर्ष में 1.5 लाख महिला उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज हुई हैं। जो दर्ज नहीं हुई अलग, क्या ये शोभा देता है क्या? भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हाल है कि चीनी मिल मालिक जो हैं वो मस्त है, सरकार भ्रष्ट है और किसान पस्त है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। अभी 2 दिन पहले नेताजी ने एक भाषण किया। नेताजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण का बजट गुजरात के कुल बजट से भी ज्यादा है। कभी कभी गलती से भी लोगों के मुंह से सच निकल जाता है। नेताजी के मुंह से सच निकल गया और नेताजी, आपने कहा है कि गुजरात के कुल बजट से भी उत्तर प्रदेश का लोक कल्याण का बजट ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं नेताजी, मेरे यहां बजट कम होने के बावजूद भी लोग खुशहाल है, आपके यहां ज्यादा बजट के बावजूद भी लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? जवाब दो। ये रुपये जाते कहां हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ये रुपये कहां गए? ये जनता के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है, नेताओं के जेब बड़े वजनदार होते जा रहे हैं। इसका जवाब दो नेताजी, देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, जनता की पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए काम आनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम इस देश के चौकीदार हैं। आप अगर हम लोगों को दिल्ली में बिठाओगे तो मैं आपको विश्वास देता हूं कि दिल्ली की तिजोरी पर मैं किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। हम चौकीदार बन के बैठेंगे, देश के गरीबों के पैसों के हक को किसी को छीनने नहीं देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे नौजवान मित्र बताइए, आपके दादा को, आपके पिता को जवाब देंगे? मुझे नौजवान जवाब देंगे? आपके दादा पिता को जिस प्रकार की जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपके पूर्वजों को जो मुसीबत झेलनी पड़ी, आप झेलना चाहते हो?
आप बेरोजगारी में जिंदगी गुजारा करना चाहते हो? क्या देश का नौजवान रोजगार चाहता है कि नहीं चाहता है? आपको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि नौजवान नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वो पहले किसी की सिफारिश के लिए रास्ता खोजता है, और सिफारिश नहीं है तो नौकरी मिलती है क्या? बिना सिफारिश नौकरी मिलती है क्या? जरा बोलो तो, पैसे दिए बिना नौकरी मिलती है क्या? इंटरव्यू में पास करेंगे ऐसा वादा देते हैं कि नहीं देते? रुपये लूटते हैं कि नहीं लूटते? तो फिर इंटरव्यू की जरूरत क्या है? इंटरव्यू की जरूरत है क्या भाइयों? मुझे बताइए, इंटरव्यू की जरूरत है क्या? ये भ्रष्टाचार की जड़ उसी में है। भाइयों बहनों, मैंने गुजरात में एक प्रयोग किया। ये प्रयोग सब दूर हो सकता है। हमने नौजवानों को कहा कि आपकी अर्जी, आपके मार्क जो कुछ भी है कंप्यूटर में डाल दो, और कंप्यूटर को पूछा कि जो सबसे ज्यादा मार्क वाले हैं ऐसे 13,000 लोगों की सूची निकाल दो। कंप्यूटर ने सूची निकाल दी, हमने उनको नौकरी दे दी, वो घर बैठे तो ऑर्डर आ गया और वो काम में लग गए। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है ना, तो रास्ते खोजो, रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन ये रास्ते खोज रहे हैं घर भरने के, रास्ते खोज रहे हैं जेब भरने के, और इसी के कारण देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं यहां आने से पहले यहां पर जो सरस्वती विद्या मंदिर है वहां जाने वाला था, लेकिन समय की देरी हुई तो हमने तय किया कि इस कार्यक्रम के बाद मैं उस सरस्वती विद्या मंदिर जाऊंगा। क्यों जा रहा हूं बताऊं आपको? मैं ये सरस्वती विद्या मंदिर चलाने वाले सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके जानते ही हमारा माथा ऊंचा हो जाता है। ये सरस्वती विद्या मंदिर इसी मैदान में, इसी चौगान में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, पूर्वांचल के जो बच्चे हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहां के बच्चों को लाकर के यहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं। आप देखिए, एक तरफ उन दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले बच्चों को लाकर के उनकी परवरिश करना, उनकी शिक्षा दीक्षा का काम करना, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली में मैडम सोनिया जी आपके नाक के नीचे अरुणाचल के एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये मामला गंभीर है। मैं दिल्ली वासियों से भी कहना चाहता हूं, मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, कभी अरुणाचल जाके देखिए। भाइयों बहनों, हमें गर्व होगा। एक तरफ अरुणाचल का हर नागरिक चीन के साथ लड़ाई लड़ता रहता है, चीन के षड्यंत्रों में कभी फंसता नहीं है। ये अरुणाचल की भूमि ऐसी है, अगर हम एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। अरुणाचल के लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। उस अरुणाचल के एक बेटे को मार दिया जाए, हमारा माथा श्रम से झुक जाता है। भाइयों, आज विश्व जिस प्रकार से बदल रहा है, दिल्ली को हमें एक ग्लोबल सिटी के रूप में देखना चाहिए। दिल्ली एक ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से
जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही है, जिस प्रकार के कारनामे किए जा रहे हैं, उसके कारण दुनिया के अंदर देश की हमारी राजधानी और उसके कारण पूरा हिंदुस्तान उसका माथा शर्म से झुक रहा है। कुछ दिन पहले अफ्रीका से आई हुई महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, कभी मणिपुर से आई हुई बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो और कभी अरुणाचल के एक बेटे को मार दिया जाए। भाइयों बहनों, ये शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, जब ये सुनते हैं कि अरुणाचल के बच्चों को, नॉर्थ ईस्ट से आए हुए बच्चों को नौकरी के लिए आए, पढ़ाई के लिए आए, मकान नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, समय की मांग है कि हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, नॉर्थ ईस्ट से नौकरी करने के लिए आने वाले नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए हॉस्टल बनानी चाहिए। उनको हॉस्टल में रहने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने खून के साथ जुड़े हुए लोग हैं। उनकी हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करना, यह हमारा दायित्व है। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार को इन चीजों की परवाह नहीं है और इसलिए भाइयों बहनों, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ये कांग्रेस पार्टी को जरा समझने की जरूरत है भैया। आजकल उन्होंने एक नया राग आलापा है। देश जिन मुद्दों की चर्चा करता है, देश जिन मुद्दों के सवाल पूछता है, ये कांग्रेस पार्टी सवाल एक पूछो, जवाब दूसरा देती है। लोग सोनिया जी को पूछ रहे हैं कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, तो वो जवाब दे रही है कि लोग जहर की खेती कर रहे हैं, जहर की खेती कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मैडम सोनिया जी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जहर की खेती करते हैं। अब भाइयों बहनों, आप तय करिए। कुछ दिन पहले जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और वहां श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके अपनी मम्मी के कमरे में गए थे, मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा सत्ता जहर होती है। कहा था ना, मैडम सोनिया जी ने राहुल जी को कहा था ना कि सत्ता जहर होती है। कहा था, कहा था। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? देश में पिछले 60 साल में सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? कौन रहा? अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया? ये किसके पेट में जहर गया? किसका पेट जहर से भरा पड़ा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर की फसल कौन काट रहा है? ये जहर कौन बो रहा है? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी एक विभाजनकारी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ये विघटनकारी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तोड़ो और राजनीति करो, वोट बैंक की राजनीति करो, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ाओ, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ,
एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाओ, ये कांग्रेस का जहर बोने का काम है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में से अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया। उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, क्योंकि हमने प्यार बोया था, प्यार बोया था। बिहार में से झारखंड बना, झारखंड भी मिठाई बांट रहा था, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अटल जी ने प्यार बोया था। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्यार बोया था। और जिन्होंने जहर बोया, तेलंगाना बनाने गए, आंध्र में भी आग लगी हुई है, तेलंगाना में भी आग लगी हुई है, क्योंकि आप तोड़ो और राज करो की नीति को चला रहे हो। जहर बोने का काम आप करते रहते हो और उसी के तहत आप देश को तबाह कर रहे हो। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति बहुत हो चुकी, जहर फैलाने की राजनीति बहुत हो चुकी। समय की मांग है हम विकास की राजनीति के रास्ते को पकड़े, हम विकास के मार्ग पर चलें, गरीब का कल्याण हो, किसान का कल्याण हो, नौजवान को रोजगार मिले, माताओं बहनों को सम्मान मिले। ऐसा देश बनाना विकास के रास्ते पर संभव है। 2014 के चुनाव भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाले चुनाव है। अब ज्यादा समय नहीं है, हम घर घर जाएं, लोगों को विश्वास दिलाएं, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प करें और हम सब मिलकर के भारत को भाग्य को बदलने के लिए आगे आए। मेरे साथ बोलेंगे भैया, पूरी ताकत से बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, जरा जोर से जवाब दो, बोलेंगे। मैं नारा बुलवाऊंगा, आप बोलिए वोट फॉर इंडिया। मैं बोलूं, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। बोलेंगे? बोलेंगे? दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। भाइयों बहनों, वंशवाद से मुक्ति के लिए दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए वोट फॉर इंडिया। वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजावाद से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे।